नमस्कार, कड़क बात में आपका स्वागत है। और आज हम बात फिर से इजराइल की ही करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां इजराइल पूरी दुनिया में घिर गया है कतर पर हमला करके। कतर में एक्चुअली उसने हमला तो हमास पे किया था, लेकिन इसको लेकर पूरी दुनिया में उसकी आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि भारत ने, जो इजराइल का लॉन्ग टर्म फ्रेंड जिसको कहते हैं, काफ़ी दोनों देशों के बीच में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जब कतर के अमीर से बात हुई है तो उन्होंने भी इस घटना की आलोचना की है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि ये किसी भी देश के संप्रभुता पर हमला है। तो इजराइल जहां, इसके साथ ही गल्फ कंट्री के जितने भी देश हैं वो इजराइल के खिलाफ हो गए हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, यूएई हो, जिससे हाल के दिनों में इजराइल के एक अच्छे रिलेशन रहे हैं। बावजूद इसके नेतन्याहू जो हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो ऑलरेडी लगातार कभी यमन पे हमला कर रहे हैं, कभी फ़िलिस्तीन पे हमला कर रहे हैं, कभी लेबनान पे हमला कर रहे हैं। तो उनके टारगेट पे सारे हैं। और उन्होंने एक और धमकी दी है, कतर को धमकी दी है सीधे तौर पे, कि अगर वहाँ जितने भी हमास के जो लीडर हैं उन छुपे हुए हैं, या तो उनको वहाँ से भगा दो या उनको मार दो, वरना हम भी वही हाल करेंगे। जिस तरह से लादेन को अमेरिका पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा था, वैसे घुस करके मारेंगे। तो दो तरह की बातें आ रही हैं, जिसमें दिख रहा है संजय जी, एक तरफ तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस चीज़ को लेकर काफ़ी वो है कि दबाव है इजराइल के ऊपर कि आप कैसे किसी कंट्री के अंदर घुस करके मार सकते हो। दूसरी तरफ नेतन्याहू हैं, वो पलक झपकाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा था कहीं घिर गए हों, दबाव में आएंगे, लेकिन वो तो और खुल करके धमकी दे रहे हैं। नेतन्याहू का ये कहना है, इजराइल का स्टैंड ये है कि 2012 से ही जो हमास की पॉलिटिकल जो विंग है वो कतर से ही काम कर रही है, और इसके लिए वो कतर को दोषी मानते हैं कि आप जो हमारा दुश्मन है उसको अपने पनाह दे रखिए। बिल्कुल ही बात। देखिए, इजराइल का अगर आप देखेंगे कि नेतन्याहू जो करना चाह रहे हैं इस समय कर रहे हैं, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों को नहीं रोक पा रहा है, साझीदार है। पर्दे के पीछे तो साझीदार है, इसमें कोई शक नहीं है। तभी ये सारी की सारी समस्याएं, देखिए 2.5 साल में गाज़ा के लोगों पे जो जुल्म हो रहे हैं, जो कहर ढाए जा रहे हैं, जिस तरह से उनको भूखा रखा जा रहा है, जो अमानवीय तरीके से उनको जीने पे मजबूर किया जा रहा है, उसके लिए नेतन्याहू वाकई काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। और कतर पर अगर जो वो हमला कर रहे हैं, कतर पे हमला करने के लिए उन्होंने अमेरिका को बताया नहीं बताया, लेकिन जो भी हो, इसका परिणाम ये होगा कि अमेरिका के खिलाफ पूरे के पूरे खाड़ी देशों में एक गहरा अविश्वास पैदा हो जाएगा। और वो हो भी गया है, क्योंकि सऊदी अरब हो, चाहे सीरिया हो इस समय, चाहे कतर हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे इराक हो, ये सारे के सारे खाड़ी के देश इस समय उनकी सुरक्षा का कोई अम्ब्रेला है तो वो अमेरिका उनको इंश्योर करता है कि हम आपको सुरक्षा देंगे। और इसलिए उनके पास, किसी के पास भी ढंग की सेना नहीं है, ढंग की सेना नहीं है। और देखिए कि जिस तरह से इजराइल कई देशों की मतलब उसमें घुसते हुए वहां पर जाके कतर में हमला किया था। कतर और इजराइल के दोनों की कोई बॉन्डी तो है नहीं, 1700 किलोमीटर, 1700 किलोमीटर। और उसमें जॉर्डन, सऊदी अरब जैसे देश भी हैं, जहां यूएई के उसको बॉर्डर पार करके गया और जाकर कतर में मारा है इजराइल ने। लेकिन इसके पीछे एक बात थी कि तमाम मुस्लिम देशों में ही इजराइल का विरोध होने के बावजूद इजराइल के पिछले कुछ सालों में कुछ देशों से बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, जैसे जॉर्डन के साथ दोस्ती रही है। और इसमें सिग्निफिकेंट यह है कि सऊदी अरब और यूएई दो ऐसे देश हैं जहां पर इजराइल की एक अच्छी खासी दोस्ती बन रही थी, अंडरस्टैंडिंग बन रही थी। बिल्कुल। और अगर 2023 में अगर वो हमला ना हुआ होता, जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, तो शायद दोनों देशों के बीच में एक साझेदारी, एक उस पर ऑन पेपर भी दोनों के बीच में होनी थी। लेकिन जब 2023 में हमास ने इजराइल पर हमला किया तो जो खटाई में पड़ गया वो तमाम जो चीज़ें हैं, तो मिलाजुला की स्थिति थी कि इजराइल ने कई मुस्लिम देशों से एक अच्छे रिलेशन बनाए थे, तो उसके लिए उसके खिलाफ जो एक माहौल था काफ़ी हद तक उस कैटलिस्ट का काम कर रहा था। लेकिन अब जब वो कतर के अंदर जब घुस करके हमास के लीडरशिप पे हमला करता है इजराइल, तो अब उसकी दुश्मनों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऑलमोस्ट जितने मुस्लिम देश हैं वो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। जब भारत के खिलाफ होना एक बहुत बड़ा संकेत जाता है, क्योंकि भारत ऑल वेदर फ्रेंड इजराइल का रहा है और हमेशा इजराइल का साथ देता रहा है। लेकिन पिछले 2 बार से बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कुछ महीनों में दूसरी बार ऐसा हो रहा है संजय जी। एक तो एससीओ में के दौरान प्रधानमंत्री ने इस बात की वो आलोचना की कि ईरान पे हमले की आलोचना की, और अब दूसरी बार जो कतर के अंदर जो इजराइल घुस करके हमला किया है, ये बड़ा मैंने सिग्निफिकेंट है। ये धर्मेंद्र जी, देखिए ये तब हुआ है जबकि कतर में हमास और इजराइल के बीच में एक शांति वार्ता चल रही थी, मतलब समझौते के लिए वार्ता चल रही थी। और इसका दबाव इजराइल पे काफ़ी हद तक था कि उसको एक समझौता करना चाहिए ताकि गाज़ा में कुछ हल निकले। इसी दौरान इजराइल वहां पर हमला करता है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल चाहता ही नहीं है कि सीज फायर की स्थिति कहीं से आए, और ये लगातार हो रहा है कि देखिए पहले बाइडेन एक समझौता करवा के गए थे, वो समझौता इजराइल ने तोड़ दिया। उसके बाद ट्रंप ने समझौता कराना चाहा, वो समझौता भी किसी सिरे नहीं चढ़ा। इसके बाद
यूनाइटेड नेशंस ने पूरे गाजा को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया और वहाँ पर ये कहा कि लोगों के भूखे राहत पहुँचाना चाहिए, वो वहाँ पर नहीं माना गया। अब इस समय फिर हमास के साथ एक शांति वार्ता या समझौता होने वाला था जो कतर में हो रहा था। वहाँ कतर में उस बिल्डिंग पर हमला करके इजराइल ने फिर संकेत दे दिया कि वो जो चाहेगा वो करेगा और वो किसी तरह के समझौते के पक्ष में नहीं है। तो वो समझ लेना चाहिए कि गाजा के लोगों का भविष्य इजराइल के हाथों में है, अमेरिका उसका साथ दे रहा है, वो इजराइल जो चाहेगा वो करेगा। ये खुला खेल जैसे हो रहा है। आज भी इजराइल ने वहां पर हमला किया है। उसके पहले यमन पे लगा था। तो इजराइल ने जिनको दुश्मन मानता है उनके खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। यानी कि अब जो इजराइल है वो किसी भी तरह से किसी के साथ भी बातचीत के मूड में नहीं है। वो उसे लगता है कि अपने दुश्मनों को उखाड़ फेंको। इसमें एक डर इस बात का भी है लग रहा है कि जिस तरह से हालात अभी, वैसे तो ईरान चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन जब लग रहा है कि इजराइल जब इस तरह से एक तरफा कार्रवाई कर रहा है तो संभव क्या है, बल्कि एज पे बैठा हुआ है कि संभव है कि ईरान भी इजराइल के खिलाफ कहीं जो हमलावर जो अख्तियार रुख अख्तियार कर ले। इसमें होगा क्या कि इसमें एक एक्सेस बन जाएगा सारे मुस्लिम देशों का। तुर्की इसके लिए लगातार कोशिश कर रहा है, ईरान बैठा हुआ है, लेबनान में जो भी इनकी चीज़ें हैं वो सक्रिय हो सकती हैं, हुती ऑलरेडी सक्रिय हैं। तो ये देखिए इजराइल खुद इस बात को मौका दे रहा है कि इस्लामी देश अपना एक एक्सेस बनाए और कतर पर, एक ऐसे देश पर जो कि एक न्यूट्रल देश कहा जाता था, वहाँ पर उसने हमला करके पूरे के पूरे खाड़ी देश और मुस्लिम देशों को ये मजबूर कर दिया कहने के लिए कि इजराइल पर हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये न्यूट्रल ही नहीं, कतर चूंकि अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, वहां पर अमेरिका का जो सेना का बेस है, बहुत बड़ा बेस भी है, और कतर पूरी तरह से सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर है और अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। शायद इसका फायदा उठाने की कोशिश इजराइल ने की तो जरूर है, लेकिन अब जब इजराइल ने ऊपर दिखाने के लिए अमेरिका भी कतर में जो हमला हुआ उसकी आलोचना कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसमें अमेरिका की अंडरस्टैंडिंग न हो, कोई मानने वाली बात भी नहीं है। तो एक और जो देश है टर्की भी लगातार पिछले कुछ समय से इजराइल के खिलाफ आग उगल रहा है। और टर्की एक इसमें कॉमन बात यह है कि कतर जिस तरह से अमेरिका के साथ अलाइन है उसी तरह से कतर उसके साथ टर्की भी अलाइन है। टर्की तो नेटो का मेंबर भी है, तो जहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस दोनों जगह पर है और अब दोनों देश जो हैं जो अमेरिका के इन्फ्लुएंस को तोड़ करके अब इजराइल के खिलाफ आगे आने के लिए तैयार है। बिल्कुल है। और देखिए आप पूरा का पूरा यूरोप इजराइल के खिलाफ जा रहा है। यूरोप के सारे देशों में कह दिया है कि जो भी है कि इजराइल अब कुछ ज्यादा कर रहा है और अब इसको रोकना चाहिए। और इजराइल देखिए नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि इजराइल में अंदरूनी तरीके से नेतन्याहू पे प्रेशर नहीं पड़ा है, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा है। इजराइल में अगर आप लगातार देखिए तो पिछले दिनों में लगातार इस तरह की रैलियां निकली हैं जिसमें वहां पे लोगों का गुस्सा झलका है कि भाई अब ये जो युद्ध आप लगातार आगे बढ़ाए पड़े हो उसको नेतन्याहू आप रोको, आप केवल वो वार्ता करो कि हमारे जो बंधक हैं हमास के पास उनको आप वापस लेके किसी तरह से आओ। अब ये बहुत ज्यादा हो गया है, वही ज्यादा हो गया है कि ये जो अंतहीन, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई अंतहीन हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा लगा था कि हमास और इजराइल के बीच में एक समझौता हो जाएगा, सीज फायर हो जाएगा, लेकिन अब उसकी उम्मीद अब जीरो ही कह लीजिए, क्योंकि जिस तरह से इजराइल अग्रेसिव है और लगातार हमले कर रहा है, बल्कि हर उस देश के खिलाफ अपने दुश्मनों के खिलाफ हमला कर रहा है जो इसको लग रहा है कि आगे के लिए थ्रेट है। अभी जो जिस तरह से लेबनान में पहले क्या था, लेबनान में फिलहाल तो कोई हमले नहीं कर रहा है, लेकिन अभी टारगेट पर मेन हमास है जो गाजा पट्टी का इलाका है, जो गाजा सिटी में लगातार कहीं बिल्डिंग विध्वंस कर रहा है, तमाम जो चीज़ें। और इसके अलावा जो यमन में हुती के ऊपर लगातार हमलावर है इजराइल। लेकिन इस बीच में ये करते करते जब आप, कई बार होता है कि आपने किसी को टेररिस्ट बता दिया और आप विद्रोही बता दिया, अब लेकिन जो एडवांटेज जो इजराइल के पास है, ऐसा लग रहा था एक वक्त में कि चलो हमास के खिलाफ या हुती के खिलाफ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कतर और अब जो ऐसी सॉवरिन कंट्री के नाम ऐसे आ रहे हैं जिससे अब इजराइल की जो मुश्किलें हैं मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम बढ़ने वाली हैं। नहीं बिल्कुल बढ़ने वाली। देखिए ज़्यादातर दुनिया में अब ये मैसेज जा रहा है कि इजराइल किसी की बात नहीं मानता है। ठीक है, आप अपने दुश्मनों को आपको ख़त्म करना चाहिए, दुश्मनों का सामना करना चाहिए, वो अपनी जगह तक ठीक है, लेकिन इस समय आपके ऊपर कोई ऐसा हमला नहीं हो रहा है। एक छोटा अभी हमला एक हुआ था इजराइल में, 6 लोग उसमें इजराइल में मारे गए थे, लेकिन आप देखिए कि कहीं ना कहीं तो ये होगा। जिस तरह से आप गाजा में सारी चीज़ें कर रहे हैं वो होगा और पैटर्न एक जैसा है कि आपने पहले लेबनान में जाकर के जो हिजबुल्लाह थे उनका लीडरशिप आपने ख़त्म की, उसके बाद आपने ईरान में वही काम करना चाहा, आपने उसके बाद सीरिया में यही काम किया, सीरिया में आप यही चीज़ कर रहे हैं। और हुती के खिलाफ जो वहाँ पर करीब कुछ नहीं कर रहा था, इस समय इजराइल के खिलाफ शांत बैठा था, आपने उनके मंत्री को और 2-3 मंत्रियों को मारा और जिससे फिर से एक नए सिरे से सारी चीज़ें भड़क गई हैं।
तो इजराइल को ये तो देखिए अब ये समझ में नहीं आ रहा कि इजराइल आखिर चाहता क्या है। अगर ये माने कि वो गाजा को पूरी तरह से खाली करवाना चाहता है तो उसका भी एक सलूशन होना चाहिए, उसमें भी एक सलूशन के साथ उसको आगे आना चाहिए और अमेरिका को साफ साफ बोलना चाहिए कि ये करना होगा। इसमें एक नूरा कुश्ती अमेरिका और इजराइल मिलकर पूरी दुनिया के साथ खेल रहे हैं। वही हो रहा है। और जिस तरह से इजराइल अब सीमाएं लांघ रहा है, उससे आने वाले वक्त में न सिर्फ उस इलाके पूरे इलाके में तनाव और बढ़ेगा, लड़ाइयाँ और बढ़ेंगी, बल्कि ये जो बाकी जो देश अब तक इजराइल के खिलाफ थोड़े न्यूट्रल थे, थोड़े से वो नहीं थे, वो अग्रेसिव होंगे और धीरे धीरे इजराइल भी अलग थलग पड़ता जाएगा। क्योंकि ये भी ना भूलें, नेतन्याहू की बात में नहीं भूलना चाहिए कि अगर आप ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का हालिया रिकॉर्ड अगर देखें तो किसी भी देश को आगे पहले तो पुचकार करके पीठ ठोक करके आगे कर देते हैं, लेकिन जब उसकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो अपने पैर पीछे भी खींच लेते हैं। तो अगर नेतन्याहू आंख बंद करके अमेरिका के पर भरोसा कर रहे हैं या उनको लग रहा है कि अमेरिका के बदौलत वो आगे पूरी लड़ाई को जारी रख पाएंगे, तो उनको ये बात याद रखनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप कब अपना पैर पीछे खींच ले उसका कोई गारंटी नहीं है। तो नेतन्याहू को ये बात समझनी पड़ेगी कि अपनी जो सीमा रेखा है, अपनी जो लाइन है, उस लाइन को तय करें, वरना ये लड़ाई से ना उनको इजराइल को फायदा होने वाला है, ना उस पूरे गल्फ रीजन में फायदा होने वाला है। तो इन तमाम घटनाओं पर हमारी नज़र बनी रहेगी। अगर आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।